नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 83 है। यहाँ से हमारे पास न्यूटन्स लॉ स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इजी से ये वाला कंसेप्ट है। न्यूटन्स लॉ सेम वही लॉज हैं जो हमें 9th 10 में पढ़े हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो वही लॉज हैं। तो इन लॉज का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एमसीक्यूज के हवाले से कि दो लाइंस जैसे इनको आप देख लें कि ये आपके पास क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्स, मतलब किस्म की फोर्स, मोमेंटम और कंट्रोल जो वॉल्यूम होता है उनको ये आइडेंटिफाई करती हैं। उसके बाद कंट्रोल वॉल्यूम और जो कंट्रोल वॉल्यूम में जो आपके पास फ्लूइड फ्लो है उसको ये मज़ीद एक्सप्रेस करती हैं। और उसके बाद यूज़ कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस टू डिटरमाइन द मोमेंटम, मोमेंटम को कंट्रोल वॉल्यूम को इस्तेमाल करती है मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड फ्लो या टार्क उसमें जो होता है, इसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ये दो तीन इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 84 में न्यूटन्स के ये लॉज लिखे हुए हैं। आपको पता है न्यूटन के 3 लॉज थे। तो न्यूटन का ये लॉज क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि यह है रिलेशनशिप्स हैं मोशंस ऑफ बॉडी एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम, कि आपके पास जो बॉडीज़ हैं उनकी मोशन कैसी हो रही है, उनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इनके दरमियान ये रिलेशंस हैं न्यूटन्स के लॉज। ठीक है। उसके बाद न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन एट द सेम वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट पाथ व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। ठीक है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक बॉडी हालत सुकून में है, हालत रेस्ट में है, तो हालत रेस्ट में रहेगी। या एक बॉडी अगर आपके पास कोई जिस्म है, कोई बॉडी है, वो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी के थ्रू मूव कर रही है, तो उसी वेलोसिटी के थ्रू वो मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं जब तक कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर असरअंदाज ना हो। ठीक है। देयरफॉर द बॉडी टेंड्स टू प्रिजर्व इट्स इनर्शिया, स्टेट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। तो इसलिए ये कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो आपके पास इनर्शिया में है। इनर्शिया क्या कहते हैं, इनर्शिया आपके पास वही फोर्स होती है कि जो आपके पास जो बॉडी आपके पास जिस हालत में होती है उसी को कंटिन्यू रखने की। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट मास, कि आपके पास जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, चेंज इन वेलोसिटी, बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के जो उसके ऊपर लग रही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। इसका सिंपली मतलब है F इक्वल ma। तो यहाँ से अगर हम ए के लिए फार्मूला ड्राइव करें तो ए हमारे पास आ जाएगा F डिवाइडेड बाई m। ठीक है। तो यहाँ से देख लें आपके पास एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट थर्ड लॉ क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी एक्सर्ट a force on a second body, the second body exert the equal and opposite force on the first body। यानी कि वही बात आ गई जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो सिमत मुखालिफ होता है। ठीक है। और फोर्स में बराबर होता है। तो ये 3 लॉज थे। तो न्यूटन सेकंड लॉ के उसके लिए मजीद लिखी है F इक्वल m, वही चीज़ लिखी है। तो ए आपको क्या पता है, ए आपको पता है होता है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो ए की जगह dv/dt लिख लिया। ठीक है। तो मैथ आपके पास कंजर्वेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं d/mb/dt। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, लीनियर मोमेंटम और जस्ट मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है। मोमेंटम आपके पास क्या, मोमेंटम जो आपके पास होता है, मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। मोमेंटम आपके पास क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ को हम लीनियर मोमेंटम के लिए भी यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है। एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ऊपर वाली चीज़ जो मैंने हाईलाइट की है इसको भी याद रखना है। बाकी मॉड्यूल नंबर 85 में भी सेम उसी टॉपिक को, मोमेंटम को डिस्कस किया गया है कि जैसे आपके पास मास कंजर्व्ड होता है किसी बॉडी का, इस तरह मोमेंटम भी कंजर्व्ड होता है। ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपका जो मोमेंटम है ना वो आपके पास कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट होता है तो उसको हम कहते हैं कंजर्व्ड। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो मोमेंटम है ना वो आपके पास कंजर्व्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास लीनियर मोमेंटम, आपके पास मास और वेलोसिटी होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, ये इसको हम कहते हैं मोमेंटम, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो एफ इक्वल एम ए लिखा, एफ एम की जगह एम और ए की जगह डी वी बाई डी टी लिख लिया, तो होल जब लिख लिया तो एम डी। अब आपको पता है मोमेंटम आपके पास क्या चीज़ होती है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह हम मोमेंटम लिखेंगे, लेकिन नेक्स्ट आने वाली इक्वेशंस में इसको यूज़ करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो एक्सप्रेस एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वही बात आ गई, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी, तो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम कैपिटल एम से डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, ये आपके पास एफ इक्वल आ सकती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पे लिखी है। द काउंटर पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेटिंग बॉडी इज एक्सपेक्ट एज। अब आप आ जाएं, अगर आपके पास रोटेटिंग बॉडी है, ठीक है, रोटेटिंग बॉडी के लिए मोमेंटम आपके पास इक्वल होगा एम इक्वल आई इंटू ए। यहाँ आपके पास एम मोमेंटम के लिए है, आई आपके पास ये इनर्शिया है, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ बॉडी, और ये आपके पास एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो वही इसने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, मोमेंटम इक्वल आ जाएगा आपके पास इनर्शिया इंटू इनर्शिया इंटू एंगल ऑफ एक्सेलरेशन। तो आई को हम आई लिखेंगे, और ए आपके पास होता है, जैसे हमारे पास था ना वी था, सॉरी ए था, सिंपल एक्सेलरेशन था हमारे पास डी वी बाई डी टी। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ये जो ए आया है ना एक्सेलरेशन वाला, ये हमारे पास होता है चेंज इन ओमेगा बाय टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसकी जगह हम जस्ट ये वो चीज़ चेंज की है और इसको होल लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एक टर्म एच इस्तेमाल की है, यहाँ पे एच आपके पास इक्वल है आई इंटू ओमेगा, ठीक है। तो जस्ट वही चीज़ यूज़ की है। बाकी इसका अगर हम इसका एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वही बात बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, कि आपके पास जो मोमेंटम है वो भी आपके पास कंजर्व प्रॉपर्टी है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, कि आपके पास मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कि इनका मोमेंटम आपके पास कंजर्व्ड है अनटिल नेट डार्किंग ऑन इट्स जीरो, जब तक कोई बैरूनी फोर्स उसके ऊपर असरअंदाज ना हो तो आपका जो मोमेंटम है वो आपके पास कंजर्व्ड रहेगा, सेम रहेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू नेट टार्क फोर्स ऑन इट, ठीक है, वो चीज़ इक्वेशन को मजीद इसने बताया है। नेक्स्ट आपके पास बताया है चूजिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। तो चूजिंग ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम इसने जस्ट यही बात लिखी है कि बजाय इसके हम पूरे वॉल्यूम को लें, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल लिया है कि जहाँ पे आपके पास ये एयर, ठीक है, एरोप्लेन यहाँ पे मूव हो रहे हैं, बजाय इसके एक एरोप्लेन के लिए हम सारा एरिया लें कि किस कौन सी फोर्स कहाँ से आ रही है, कौन सी फोर्स कहाँ से, बस हम क्या करते हैं, हम उसका ये थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट लेके इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है, और इसी के अंदर हम सारा कुछ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सारी इसमें लिखी हुई है। बाकी मॉड्यूल नंबर आगे आ गया 86। तो 86 में क्या कहता है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन कंट्रोल वॉल्यूम। अब हमने कंट्रोल वॉल्यूम तो ले लिया है, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम ले लिया है। अब कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई होंगी। द फोर्सिंग एक्टिंग ऑन कंट्रोल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर बॉडी फोर्सेस कंसिस्ट होंगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फोर्सेस कौन सी होंगी, बॉडी फोर्सेस होंगी कंट्रोल वॉल्यूम में। ये आपके पास इंटायर बॉडी यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जो बॉडी होगी पूरी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होगी। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्सेस हैं। तो इस किस्म की जो फोर्सेस पूरी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फोर्सेस जो है पूरी बॉडी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं कंट्रोल वॉल्यूम में। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी हो गई, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई, ठीक है। एंड सरफेस फोर्सेस आपके पास कौन सी फोर्सेस होती हैं, दैट एक्ट ऑन कंट्रोल सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अगर जैसे इस बॉडी की बात करें एरोप्लेन की, तो इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है इसको हम कहेंगे, ये टर्म हमने कौन सी पढ़ी है, बॉडी फोर्सेस। जो एरोप्लेन के ऊपर
फोर्सेज हैं वो उनको हम कहेंगे बॉडी फोर्सेज, और जो जो इस पूरे कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर फोर्सेज असरअंदाज हो रही हैं उसको हम कहेंगे वॉल्यूम फोर्सेज, ये सरफेसेस फोर्सेज। ठीक है, दो किस्म की फोर्सेज अब हमारे पास आ गई हैं। तो टोटल फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, बॉडी फोर्सेज प्लस सरफेस फोर्सेज। ये कि इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो पूरी सरफेस के ऊपर फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, दोनों का अगर सम कर लेंगे तो टोटल फोर्सेज हमारे पास आ जाएगी। इसको हम एक्सटर्नल फोर्सेज प्लस इंटरनल फोर्सेज भी बोलते हैं। ये आपके पास इंटरनल फोर्सेज आ गई, ये एक्सटर्नल फोर्सेज आ गई, दोनों को मौजूद आपके पास टोटल फोर्सेज आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट कॉमन बॉडी फोर्सेज, मोस्ट कॉमन कौन सी है, बॉडी पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स अप्लाई होती है जो डाउनवर्ड होती है। ठीक है, ग्रेविटी का आपने याद रखना है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। उसके बाद ग्रेविटी के लिए ये वाली इक्वेशन आपने याद रख लेनी है। ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, जो फ्लूइड के ऊपर असरअंदाज हो रही है, ग्रेविटेशन को वेक्टर किसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए ये चीज़ हो जाएगी, और टोटल क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, ये दो तीन इक्वेशंस आपने याद रख लेनी है फॉर एज एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 87। यहाँ पे बता रहा है सरफेस फोर्सेज आर नॉट सिंपल टू एनालिसिस। जो आपके पास सरफेस फोर्सेज है ना, जो पूरी सरफेस कंट्रोल वॉल्यूम के ऊपर असरअंदाज हो रही है। कंट्रोल वॉल्यूम हमने ऐसे लिया था ना, अब क्या कह रहे हैं, पूरे वॉल्यूम के ऊपर जो असरअंदाज फोर्सेज हो रही है उनको एनालाइज करना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा है नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। दो किस्म की हमारे पास स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। ये दोनों आपने याद रखिए कि दो किस्म की हमारे पास स्ट्रेस होती हैं इस टॉपिक में। तो ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी होती हैं, जो आपके पास इनवर्डली यानी कि नॉर्मल असरअंदाज हो रही थी, उसको हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जो नॉर्मल कंपोनेंट में इस्तेमाल हो रही होती हैं या विस्कस स्ट्रेस की वजह से होती है, उनको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो आपके पास टेंजेंशियल फोर्सेज अप्लाई हो रही थी उनको हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक मैच पड़ा है। ठीक है, अगर कोई फोर्स इसके यहाँ पे नॉर्मल इसके ऊपर असरअंदाज हो रही है तो इसका हम कहेंगे ये आपके पास नॉर्मल स्ट्रेस है। और कोई फोर्स यहाँ पे आपके पास इस जगह इस तरह असरअंदाज हो रही है जो इसको रोटेट करने की या इसको इसकी हालत चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई होगी, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास शेयर स्ट्रेस है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है। तो ये दो तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई हैं इनको आपने याद रखना है, सेम एज इट इज याद रखना है। सरफेस फोर्स एक्टिंग ऑन डिफरेंशियल सरफेस एलिमेंट, जो एलिमेंट के ऊपर फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं, और जो आपके पास फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं कंट्रोल सरफेस के ऊपर, ये दोनों हैं। ठीक है, इन दोनों को हम सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल फोर्सेज जी आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल 88। तो सेम उसी किस्म की हैं फोर्सेज जो आपके पास कंट्रोल वाली में इस्तेमाल हो रही हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेस टेंसर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑन द राइट टॉप ऑफ द फ्रंट फोर्सेज। तो ये कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ पे एक अहम चीज़ बता रहा है कि आपके पास ये जो बॉडी एलिमेंट है ना, ये वाला आपके पास जो एलिमेंट है, ठीक है, ये आपके पास जो बॉडी एलिमेंट है, मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको सही नज़र आए। ये आपके पास जो बॉडी एलिमेंट है ना, इसके ऊपर जो बैर वाली फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, उनमें तो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है हर तरफ से असरअंदाज हो रहा है। ठीक है, जब चारों तरफ से असरअंदाज हो रहा है, सेम उसकी क्वांटिटी है, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला इसको कैंसिल कर देगा और ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास चारों तरफ से असरअंदाज हो रहा है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जस्ट यही बात बताई जा रही है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 89। यहाँ पे आपके पास लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि न्यूटन की सेकंड लॉ को हम एज आ क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ इक्वल एम बी, सेम वही चीज़ इसने लिखी है, और इसको हम लीनियर मोमेंटम की लीनियर मोमेंटम सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पास क्या कह रहा है जी, नथिंग बट बोथ डेंसिटी एंड वॉल्यूम में भी चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कि आपके पास जो डेंसिटी और वॉल्यूम वो आपके पास उसके पॉइंट से पॉइंट चेंज हो रहा हो, तो न्यूटन सेकंड लॉ को हम इन टर्म्स ऑफ
इंटीग्रेशन और डेरिवेशन लिखेंगे, ठीक है। जब दोनों चीज़ें आपके पास डेंसिटी और वॉल्यूम चेंज हो रहे होंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी, अदरवाइज ये चीज़ आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये वही चीज़ है कि दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज रेस्ट और मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये आपके पास ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया है, ये या तो आपका जो सिस्टम है क्लोज सिस्टम जो हमने लिया था इस किस्म का, या तो वो रेस्ट पे हो या वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन ए इक्वल ज़ीरो हो, या ये एंगुलर एक्सेलरेशन ये दोनों ज़ीरो हो, ठीक है। तो वो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो या वो हालत रेस्ट पे हो, तब हम ये वाला मास अप्लाई करेंगे। और रेनॉल्ड्स ट्रांसफॉर्म थ्योरम उसको हम लीनियर मोमेंटम की शक्ल में इस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सेम वही इक्वेशन है, आपने इसको याद रखना है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ बताया रहा है कि हमारे पास हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं कि एक तरफ से जो है वो फ्लूइड इंटर हो रहा है और एक तरफ से आउट हो रहा है, लेकिन हो सकता है हमारे पास ऐसी हो सकता है कि ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम हो जहाँ से एक से ज़्यादा इनलेट है और एक से ज़्यादा आउटलेट हो, ठीक है। तो उस सूरत में हमने तमाम इनलेट और तमाम आउटलेट को ऐड अप कर लेना है। उसके बाद इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम बहुत किस्म का हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास वेल राउंडेड सरफेस हो सकती है, पाइप हो सकता है, इंटरेस्ट आपकी टनल हो सकती है, स्लाइस हो सकती है, तो मतलब किस्म की ये चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 90, जो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक करेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो रिव्यू ऑफ रोटेशनल मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम। तो रोटेशनल मोशन यहाँ पे क्या कह रहा है था, a motion during which all the points in the body move in circular about an axis of rotation। ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, तो इसके जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये आपके पास सारे के सारे अगर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रोटेशनल मोशन। उसके बाद रोटेशनल मोशन डिस्क्राइब्ड एज एंगुलर क्वांटिटी सच एज थीटा। डिस्टेंस जो होगा ये इनकी बॉडी इस हालत से अगर इस जगह पहुंची है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं थीटा। इसको हम एंगुलर जो होती है ना रोटेशन, इसको हम थीटा में क्वांटिटी कहते हैं। जो लीनियर होती है उसको तो हम मीटर में क्वांटिटी कर सकते हैं। इसकी जो वेलोसिटी होती है, सिंपल लीनियर वेलोसिटी का हम v यूज़ करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी का हम ओमेगा यूज़ करते हैं। सिंपल एक्सेलरेशन के लिए a यूज़ करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए ये अल्फा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब आपके पास आ गया ओमेगा, सेम वही जिसको हम लीनियर में वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया चेंज इन थीटा डिवाइडेड बाई टाइम, तो थीटा को हम एल डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव लिया और बी डिवाइडेड बाई आर आ गया। और इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन चेंज इन ओमेगा होगा, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो वी आपके पास यहाँ से आ गया आर ओमेगा और एक टेंजेंशियल आपके पास आ गया आर अल्फा। तो ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। भाई ना करो, ठीक है। तो ये दोनों आपने याद रखनी है, बाकी यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। तो मोमेंटम आपके पास आ गया आर इंटू फोर्स, तो एफ की जगह हमने एम ए लिखा और बाकी ए टेंजेंशियल की जगह ऊपर हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा, तो उसकी जगह आर अल्फा लिखा, तो ये चीज़ हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो बाकी यहाँ से कुछ ख़ास नहीं है, बस ये 2-3 इक्वेशन आपने याद रखनी है। बाकी सेम फिर वही एंगुलर मोमेंटम आपके पास आ गया चेंज इन डी एच बाई डी टी, सेम वही इक्वेशन जो हमने पढ़ी है। और एंगुलर वेलोसिटी आपके पास आ गई है, ये 2 पाई एन डॉट डिवाइड बाई 60 हो सकती है। तो यहाँ तक हमारे पास मॉड्यूल नंबर 90 कवर हो गया। अब मॉड्यूल नंबर 91 से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।